चलिए, ये एक आंसर राइटिंग क्लास है। जैसा कि मैंने वादा किया था कि एमपीपीएससी मेंस के लिए जो भी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रत्येक टॉपिक के बाद उससे संबंधित आंसर राइटिंग भी आपको अवेलेबल करवाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नैया पार के एप्लीकेशन पर एमपीपीएससी मेंस के लिए कोर्स अवेलेबल हैं। मेरे द्वारा एमपीपीएससी मेंस के लिए पेपर थर्ड का पार्ट ए यानी अर्थशास्त्र और पेपर फर्स्ट का पार्ट बी यानी भूगोल, इनकी क्लासेस ली जा रही हैं। फिलहाल जो हम आंसर राइटिंग करने के लिए आए हैं वो है पेपर थर्ड का पार्ट ए यानी अर्थशास्त्र से संबंधित। आप लोगों ने अगर देखा होगा, पेपर थर्ड में जो पार्ट है वो अर्थशास्त्र है। इसमें टोटल 5 यूनिट पढ़नी है हमको। हम पेपर थर्ड का पार्ट ए का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं और उसके जो टॉपिक हैं, इन्हीं में से किसी एक टॉपिक की मैं आंसर राइटिंग आपको बताऊंगा। मैंने ऐसा टॉपिक चुना है जो नॉर्मली नोट्स में कम मिलता है या उतना क्लियर नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पर कृषि मूल्य नीति, कृषि विपणन और कृषि वित्त, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका कंटेंट आपको बहुत कम या फिर बहुत सटीक नहीं मिलेगा। इसी की मैं आंसर राइटिंग आपको बताऊंगा। या इन तीनों की नहीं, इसमें से केवल मैं कृषि विपणन से संबंधित आपको आंसर राइटिंग करके बताऊंगा कि एमपीपीएससी में किस प्रकार से कृषि विपणन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, जब सिलेबस बदलता है तो जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं वो सिलेबस में जो शब्द लिखे होते हैं वैसे के वैसे आ जाते हैं। लेकिन अब ये जो सिलेबस बदला है, 4 साल तो यही रहने वाला है। जैसे जैसे एग्जाम पुराना होता जाएगा, क्वेश्चन टफ आते चले जाएंगे। तो जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं कृषि विपणन से संबंधित, वो भविष्य को ध्यान में रखकर भी लिखे हैं, और जो अभी आगामी मेंस होने वाला है जुलाई के बाद, उसमें भी मैंने इसको ध्यान में रखा है। पहले एक मोटी मोटी भूमिका समझ लेते हैं कि कृषि विपणन से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। देखिए, मैंने इन 3 प्रश्नों को ऊपर लिखा हुआ है। ये वो प्रश्न है जो सभी यूनिट के कुछ टॉपिकों को जोड़कर बनाए गए हैं, यानी कम से कम इसमें 2 टॉपिक एक साथ जोड़े गए हैं। ऐसे प्रश्न एमपीपीएससी में फिलहाल इस साल तो नहीं आएंगे, लेकिन भविष्य में आने की संभावना है। इस साल जो प्रश्न आएंगे वो बहुत ही सतही स्तर के आएंगे, कुछ इस प्रकार के प्रश्न होंगे। तो मैंने दोनों स्तरों पर अच्छे से बात की है। जैसे जो प्रश्न थोड़े कठिन हो सकते हैं, जिनका कंटेंट मार्केट में नहीं मिलेगा या भविष्य में आने की संभावना है, अगर नहीं आता है ऐसा प्रश्न तो बढ़िया है, साधारण प्रश्न आएंगे, हम उनको सबसे अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। मान लो अगर इस प्रकार के प्रश्न एमपीपीएससी पूछ दे, और जो पिछली बार मेंस हुआ था 2023 का, उसके प्रश्न देख के लग रहा है कि वो इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा, तो हम तैयार हैं, इसका कंटेंट हमारे पास है। जैसे ई प्रौद्योगिकी कृषि विपणन के लिए वरदान है, समीक्षा कीजिए। दूसरा, उपभोग एवं कृषि विपणन की बदलती प्रकृति फसल पैटर्न को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। तो मैंने 2 या 2 से अधिक टॉपिकों को एक साथ जोड़ा हुआ है। इसमें फसल पैटर्न भी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कृषि विपणन की भी बात कर रहा हूँ। और तीसरा, भारत में कृषि विपणन की मुख्य बाधाओं पर टिप्पणी कीजिए। ये वो प्रश्न है जो एमपीपीएससी टफ बनाने के चक्कर में ऐसे प्रश्न पूछेगी। अगर इस टॉपिक को टफ नहीं बनाया गया तो फिर इसी प्रकार के साधारण प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। जैसे कि कृषि विपणन को परिभाषित कीजिए, कृषि विपणन के घटक लिखिए, कृषि विपणन की कोई 3 उद्देश्य लिखिए, कृषि विपणन के तत्व लिखिए, कृषि विपणन की चुनौतियां लिखिए। थोड़ा सा अगर और टफ बनाना चाहेगा तो वो कृषि विपणन से संबंधित कुछ संस्थाओं से प्रश्न पूछ सकती है। उदाहरण के तौर पर नाफेड पर टिप्पणी कीजिए। तो क्यों ना हम इन तीनों स्तरों को अलग अलग स्तर पर समझें। सबसे पहले इन प्रश्नों को मैं बताता हूं कि कैसे लिखना है, और मैंने इसको लिखकर रखा हुआ है हाथ से, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। तो ये 3 प्रश्न मैंने अच्छे से लिखे हुए हैं, इनको समझते हैं। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ई प्रौद्योगिकी कृषि विपणन के लिए वरदान है, समीक्षा कीजिए। वो पूछ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, कि आपको लग रहा है वरदान है। और अगर ध्यान से देखोगे तो यह एक स्टेटमेंट भी है, लेकिन अगर स्टेटमेंट होता तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाता। चूंकि हम मानते हैं कि यह एक स्टेटमेंट है तो हम इस प्रश्न के पक्ष में जाएंगे, और सही बात भी है कि ई प्रौद्योगिकी वरदान ज्यादा है, अपेक्षाकृत अभिशाप कम है। ई प्रौद्योगिकी कृषि के लिए अभिशाप तब हो जाएगा जब हमें ई प्रौद्योगिकी के फंक्शन की जानकारी नहीं होगी। यानी तकनीक नुकसानदायक हमारे पास तभी है हमारे लिए जब हम उस तकनीक का प्रयोग करना नहीं जानते हैं, नहीं तो तकनीक हमारे लिए हमेशा वरदान रहेगी। यूट्यूब देख लो आप, जिसमें आप लेक्चर देख रहे हो, या एप्लीकेशन जिस पर आप पढ़ रहे होगे ये लेक्चर अभी, तो जब आप इसको देख रहे होगे इस प्रकार से, तो तकनीक में आप अच्छी चीजें सीख रहे हो ना। कुछ लोग होंगे जो रील्स देख रहे होंगे,
तो तकनीक का इस्तेमाल आप भी कर रहे हो, तकनीक का इस्तेमाल दूसरा बच्चा भी कर रहा है। बस आपको ये तकनीक फायदा देगी और दूसरे बच्चे को नुकसान देगी। इसीलिए तकनीक हमारे प्रयोग पर निर्भर करती है कि अभिशाप होगा कि फायदा होगा। हम मान के चलते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र में ये माना जाता है कि व्यक्ति विवेकशील है, कि हमसे इस प्रश्न में वरदान पूछा है, भले ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन हम इस कथन को स्वीकार करते हैं और उसी पैटर्न पर इस प्रश्न को लिख देंगे। लास्ट में थोड़ा सा निष्कर्ष में ये डाल देंगे कि अगर यूज अच्छे से नहीं हुआ तो ये अभिशाप भी हो सकती है। तो अब इस प्रश्न को देखो कि इसमें कहाँ हमको इनपुट डालना है। क्या हमको कृषि विपणन इसको फोकस करना है या ई प्रौद्योगिकी? देखो, कृषि विपणन की तो पूरी क्लास होने ही वाली है। मैंने भूमिका में ई प्रौद्योगिकी शब्द को परिभाषित कर दिया है जिससे आसानी हो समझने के लिए। तो मैंने पहले 10 से 15 शब्दों में इसकी भूमिका लिखने का प्रयास किया है। क्या लिखा है मैंने कि ई प्रौद्योगिकी जिसमें इंटरनेट और संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी शामिल है। यानी ई प्रौद्योगिकी का मतलब है जिसमें इंटरनेट और अन्य सूचना से संबंधित जो भी प्रणाली है वो शामिल हैं, उनको हम ई प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो किसान इंटरनेट की सहायता से कृषि कर सकता है और कई सारे किसान कर भी रहे हैं। जो भी सूचनाएं पहुंचती हैं वो सब मोबाइल के माध्यम से बड़ी ही आसानी से पहुंचने लगी हैं। पहले क्या होता था, एक भौतिक रूप से व्यक्ति जाता था, किसानों को जानकारियां देता था, तो संचार का माध्यम बहुत डिले होता था। अब पूरे भारत में अगर हमको संचार भौतिक रूप से पहुंचाना है, चिट्ठी के माध्यम से या डाकिया के माध्यम से, तो डाकिया किसी स्थान पर अगर लेट पहुंचेगा तो उस किसान का नुकसान होना तय है। तो ई प्रौद्योगिकी अब एक साथ कई सारी जगह पर कई सारे मैसेज पहुंचा सकता है, जिसका फायदा सीधे हमें कृषि में देखने को मिलता है। तो वही कह रहा हूं कि इंटरनेट और संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी शामिल है और निम्न प्रयास, यानी कि निम्न का मतलब जो नीचे दिए गए हैं, निम्न प्रयासों से कृषि विपणन के लिए वरदान हो सकती है। यानी अगर हम इंटरनेट सूचना प्रौद्योगिकी ई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें और निम्न प्रयास जो किए गए हैं ये निश्चित तौर पर हमको बता रहे हैं कि कृषि के लिए ई प्रौद्योगिकी वरदान है। अब कौन कौन से ऐसे प्रयास किए गए हैं भारत में? अब ध्यान रखना है, आंसर राइटिंग करते समय हमारे पास एक शब्द सीमा होती है। अगर यह 7 नंबर का प्रश्न मान लिया जाए तो हमारे पास एक शब्द सीमा है, उसी शब्द सीमा में इस आंसर को हमको पिरोना है, गागर में सागर भरना है। तो मैंने कैसे लिखे हैं, पॉइंटों को ध्यान में रखना। यहां सबसे पहले लिख रहा हूं, पहला पॉइंट है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का मतलब है यह ई प्रौद्योगिकी का एक हिस्सा है, क्योंकि इसमें इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है। जैसे अमेजन सहेली, फ्लिपकार्ट समर्थ इत्यादि द्वारा बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है, बेहतर कीमत हासिल हो सकती है। कुल मिलाकर किसान जो भी उत्पाद करता है वो किसी न किसी व्यापारी को बेचता होगा। अब व्यापारी को ये नहीं मालूम कि किस किसान के द्वारा कौन सा उत्पाद बेचा जा रहा है, तो बीच में बिचौलिया होता है। बिचौलिया का काम ये होता है कि उसको मालूम होता है कि कौन बेचने वाला है और कौन खरीदने वाला है। अगर आप लोग एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से फील भी किया होगा कि यदि आपको रूम या हॉस्टल किराए पे चाहिए है तो आपको एक ब्रोकर का साथ लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो ब्रोकर लोकल का है, उसे मालूम है कि इस बिल्डिंग या इस हॉस्टल का मालिक कौन है, और उसे ये भी मालूम है, कोचिंगों में चक्कर लगा लगा के मालूम कर लेता है कि किस बच्चे को हॉस्टल की सहायता या जरूरत है। वो कुछ नहीं करेगा तो पर्चे चिपका देगा कि हॉस्टल या कमरा किराए पर लेने के लिए यहाँ पर संपर्क करें। पर अब देखो ध्यान से, जैसे जैसे ई प्रौद्योगिकी आया, अब कई प्रकार के एप्लीकेशन आ चुके हैं। उन एप्लीकेशन पर आपको मालूम होता है कि कौन सा रूम खाली है, कौन से हॉस्टल में क्या मिलना है। आप उन्हीं एप्लीकेशनों का प्रयोग करके सीधे वहीं से ऑनलाइन भर सकते हैं। तो जो ब्रोकरी चार्ज देना होता था वो बच जाएगा। तो आपको भी फायदा है और उस मकान मालिक को भी फायदा है, क्योंकि मकान मालिक का एक्सेस बढ़ चुका है। अब वो पहले 100 बच्चों तक रहा, अब वो 1000 बच्चों तक हो गया है। तो दोनों लोगों को फायदा होता है। ऐसे ही ई प्रौद्योगिकी जो सूचना पहुंचा रहा है, इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है, उसमें कृषि को फायदा होगा। बिचौलिए जितने कम होंगे कृषि में, किसानों को उतना फायदा होता है और उपभोक्ता को भी उतना फायदा होता है। क्योंकि कृषि विपणन में हमने सीखा था कि कृषि की चेन उत्पादन बिंदु से और उपभोक्ता बिंदु तक जितनी बड़ी होगी, बीच में बिचौलिए उतने ज्यादा होंगे। तो ये जो ई प्रौद्योगिकी है ये उस चेन को छोटा कर देता है। एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला बीच में प्लेटफॉर्म है। तो इससे दोनों लोगों को फायदा होता है, इसको अच्छी कीमत मिल जाती है और इसको सस्ती कीमत मिल जाती है। दूसरा, जो गुणवत्ता है पदार्थ की वो भी खराब नहीं होती। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ई प्रौद्योगिकी कृषि विपणन के लिए अभी फिलहाल तो वरदान ही दिख रहा है। फिर इसी प्रकार से दूसरा दिखाना, बाजार आसूचना, यह भी ई प्रौद्योगिकी का ही एक हिस्सा है। इस बाजार आसूचना में
वास्तविक समय की कीमतों और मांग के रुझान को समझने के लिए एगमार्ट नेट यानी एगमार नेट पोर्टल का सहयोग लिया जा सकता है। ये एगमार्ट नेट का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर मार्केट नेटवर्क। यह क्या करता है कि बता देता है कि किसने उत्पादन किया है और कौन इसकी मांग कर रहा है। अगर उत्पादन और मांग यानी आपूर्ति और मांग के बीच में अच्छा सामंजस्य हो जाए तो वस्तुएं महंगी नहीं हो सकती हैं। अभी लहसुन महंगा क्यों हुआ? क्योंकि आपूर्ति और उत्पादन के बीच में असमंजस आ गया। तो जो एयर मार्क नेट है एग्रीकल्चर मार्केट नेटवर्क, यह भी एक प्रकार का ई प्रौद्योगिकी है और यह बाजार की आसूचना को बड़ी ही आसानी से उपलब्ध करा देता है कि किस क्षेत्र में किस चीज की डिमांड है, उसी हिसाब से उसकी आपूर्ति की जा सकती है। स्वाभाविक है, विपणन के लिए वरदान है। विपणन का मतलब मार्केटिंग करना, सामान बेचना और खरीदना। तो यदि हमें कोई सामान आसानी से खरीदने को मिल जाए और किसान को आसानी से बेचने को मिल जाए, इससे ज्यादा सुखी की बात क्या हो सकती है? तुम्हारा घर मंडी के बगल में है और जो मंडी के बगल में घर है, वहां जब तुम मंडी सब्जी लेने जाओगे तो बड़ी आसानी से सब्जी तुमको मिल जाएगी। तो हुआ ना आसान विपणन। और उस ग्राहक को, उस दुकानदार को भी मालूम है कि इस बिल्डिंग में 100 ग्राहक आएंगे, हमारे पास 100 फ्लैट हैं, तो जल्दी से उसकी बिक भी जाएगी सब्जी। इसीलिए विपणन का मतलब बेचने वाले को जल्दी फायदा यानी जल्दी बिक जाए, खरीदने वाले के लिए जल्दी खरीद ली जाए। ये पॉइंट हमको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्या पॉइंट याद रखना है कि जितना भी आपूर्ति हो रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ जा रहे हैं, उसमें 50% तक की बर्बादी हो जाती है। तो इस 50% की बर्बादी को कम किया जा सकता है यदि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, ई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें। उदाहरण के तौर पर चौपाल नेटवर्क। इससे भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन, उपभोग, वितरण का विनिमयन और निर्देशन बड़ी ही आसानी से हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं स्पष्ट रूप से कि ई प्रौद्योगिकी एग्रीकल्चर मार्केटिंग या कृषि विपणन के लिए बहुत ही लाभकारी है। और लास्ट में है कृषि प्रथाओं का मूल्यवर्धन। ई प्रौद्योगिकी से जो प्राचीन प्रकार की कृषि प्रथाएं हैं, जैसे नाली के द्वारा खेतों में पानी देना, अब स्प्रिंकलर कृषि करो, फव्वारा कृषि करो, ड्रिप इरिगेशन करो, फर्टिगेशन करो। फर्टिलाइजर और इरिगेशन को एक साथ फर्टिगेशन कहा जाता है। अब जीरो टिलेज करो, जैविक कृषि करो, ये सब ई प्रौद्योगिकी के एक हिस्से मान लिए जाएंगे। तो कुल मिला के कृषि प्रथाओं का मूल वर्धन ऐसे होगा कि भविष्य का मॉडल समझाना होगा कि देखो ये वाली कृषि ना करते हुए हमको ये कृषि करनी चाहिए, जिसे हम पॉली एग्रीकल्चर कह रहे हैं। तो इसके लिए किसान को इमेजिन कराना बड़ा मुश्किल है। किसान जो जमीन से जुड़ा हुआ है वो हकीकत देख के ही यकीन करता है। तो हकीकत कैसे दिखाई जा सकती है? वीआर कैमरे की सहायता से वर्चुअल मॉडल उसको दिखाए जा सकते हैं और ऐसा किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा वर्चुअल फॉर्म दिखाकर वर्चुअल टूर करवाए जा रहे हैं। कहीं जाना नहीं है, बस एक इमेजिन दुनिया में ले जाया जाएगा और उसके इम्पैक्ट को बताया जाएगा कि इतनी मात्रा में यदि हमने खाद्यान्न डाला, अनाज डाला, उर्वरक डाला तो इतना उत्पादन होगा। उसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर उस पूरी दुनिया को दिखा दिया जाता है, जिससे कि किसान के दिमाग में आती है कि नहीं इसका फायदा है और किसान उत्पादन बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से ई प्रौद्योगिकी वाले कॉन्सेप्ट को हम लिख सकते हैं। क्या सर इसमें निष्कर्ष की आवश्यकता है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ समीक्षा पूछी गई है। तो अंत में इस स्टैंड को तुम वरदान के पक्ष में ही रखना है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि उपभोग एवं विपणन की बदलती प्रकृति फसल पैटर्न को किस प्रकार प्रभावित करती है? अब समझना, इसमें एक शब्द उपभोग आया है, एक शब्द विपणन आया है, एक शब्द फसल पैटर्न आया है। अब हमारे पास शब्द तो उतने ही हैं, इनमें से हम किसको भूमिका के रूप में प्रयोग करें? तो मेरे को ये लगता है कि मुझे फसल पैटर्न को भूमिका के रूप में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसी को बेस बना के मैं इन लोगों का वर्णन कर सकता हूं। तो फसल पैटर्न क्या है और यह है इनकी बदौलत कैसे बदल रहा है? तो पहले फसल पैटर्न समझो। ये कहता है कि अलग अलग समय पर विभिन्न फसलों की खेती के तहत भूमि का अनुपात फसल पैटर्न कहलाता है। अब जो ये भूमि का अनुपात है, यह भौतिक, आर्थिक इत्यादि कारकों के अलावा, जो भूमि का अनुपात है जिस पर फसल हो रही है, वो भौतिक कारकों से तो बदलता ही बदलता है, आर्थिक कारकों से भी बदलता है। इनके अलावा समकालिक कारकों को अधिक जिम्मेदार माना जाता है। पॉइंट समझना मैंने भूमिका कैसे बनाई है।
मैं ये कह रहा हूं कि फसल पैटर्न केवल उपभोग और विपणन की बदलती प्रकृति के ही कारण नहीं हो रहा है, इसके अलावा भौतिक और आर्थिक कारण भी हैं। और ये जो कारण है उपभोग और विपणन वाले, इनको मैंने समकालिक कारकों में शामिल कर लिया है, यानी मैं इनके बारे में भी जानता हूं, भौतिक और आर्थिक कारकों के बारे में। लेकिन आपने हमसे उपभोग और विपणन पूछा है, इसीलिए मैं इनको समकालिक कारक मानते हुए यहाँ पे लिख रहा हूं फसल पैटर्न में परिवर्तन के कारक, जिसमें एक है उपभोग का बदलता पैटर्न और दूसरा है विपणन माने व्यापार का बदलता पैटर्न। तो उपभोग माने जो हम खाते हैं या जिसको हम प्रयोग में लाते हैं, वो उपभोग की कैटेगरी में आता है। तो हमारे उपभोग के बदलने से फसल का पैटर्न कैसे बदलेगा वो समझिए। देखिए, अब लोग समझदार हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो सभी लोगों को जैविक उत्पाद चाहिए। जितने लोग पैसे कमा रहे हैं वो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। अब सबको मालूम है कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, केमिकल का इस्तेमाल आजकल के उत्पादन में बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे कैंसर की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो लोग जैविक उत्पाद की तरफ जाना चाहते हैं। तो अब जैविक उत्पाद की तरफ अगर जाओगे, इसका मतलब तुम जैविक उत्पादों का उपभोग करना चाहोगे। अब जिसका उपभोग होगा, मांग भी उसी की होगी, तो फिर उत्पादन भी उसी का होगा। तो जो पहले फसलें रासायनिक उर्वरक की सहायता से हो रही थी, अब वो किसान इस उत्पादन की आपूर्ति करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बंद करके जैविक उर्वरकों का प्रयोग शुरू कर देंगे, जैसे कि गोबर खाद इत्यादि का प्रयोग करना। तो जिस चीज की मांग होती है उसी का डिमांड होती है। तो अब लोग जागरूक हो रहे हैं और जैविक उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण भी है, सिक्किम पहला जैविक राज्य है, मध्य प्रदेश भी जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ढेर सारे प्रयास कर रहे हैं। तो फिर फसल का पैटर्न बदला, ठीक है। दूसरा कारण है फल एवं हरी सब्जियों की मांग में वृद्धि। अब लोग, हमारे प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि हम अब न्यू मिडिल क्लास में आ चुके हैं, यानी एक नया मिडिल क्लास आ चुका है। और यह जो मिडिल क्लास है बड़ा खोखला है मेरी नजर में। इसके पास एक्चुअली धरातल पर कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ है। इसके हाथ में एप्पल का मोबाइल है, इसके हाथ में कार है, इसके हाथ में घर है, पर ये इसके खुद के नहीं है। 90% इन लोगों ने ईएमआई कराई हुई है। यहाँ पूरी दुनिया शो ऑफ में फंसी हुई है। शो ऑफ में फंसने से ही परिवर्तन होता है। तो वो लोग फल फ्रूट भी खा रहे हैं स्वास्थ्य के दिखावा के लिए। अब फल फ्रूट खाते हैं तो उसके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। तो जो लोग पहले फसल कर रहे थे वो उद्यानिकी का काम करना शुरू करेंगे। तो पैटर्न में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? निश्चित तौर पर हुआ। अगला है स्वास्थ्य और ग्लूटेन मुक्त विकल्प तलाशना। आजकल लोग जिम जाने लगे हैं, योगा फोगा पता नहीं कौन कौन से नए पैटर्न चलने लगे हैं। इसके लिए तो विशेष प्रकार के टीवी पे चैनल भी आते हैं, कई प्रकार के प्रोटीन के प्रचार किए जा रहे हैं। अब तो लोग मोटे अनाज की तरफ भागते हैं, क्योंकि मोटे अनाज में रेशा होता है, सेल्यूलोज होता है, फाइबर होता है, जो पचाने में बड़ी ही आसानी होती है। तो जो लोग मोटा अनाज खाते हैं उन्हें प्रोटीन मिलता है उससे, और वो जिम के लिए अच्छा होता है। तो ऐसे अनाजों की तलाश की जा रही जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, ग्लूटेन फ्री हो, फाइबर ज्यादा हो, तो उसके उत्पादन की मांग की जाएगी। तो फिर लोग मोटे अनाज का उत्पादन करना शुरू करेंगे। पूरी दुनिया में मोटे अनाज का उत्पादन अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो जो पहले गेहूं करते थे वो भी मोटा अनाज करना शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मांग ही कुछ ऐसी है, उपभोग बदल रहा है। एक और आप समझेंगे, पैक्ड फूड की तरफ लोगों का रुझान। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग क्या खा रहे हैं? सुबह खड़े हुए तो पन्नी फाड़ा, शाम को पन्नी फाड़ा, रात भर पन्नी फाड़ा, पैकेट ही तो खा रहे हैं। पैकेट के अंदर जो खाने का सामान है उसे ही बोलते हैं पैक्ड फूड। अब वो जो सामान है, चिप्स है, चिप्स आलू से बनेगा। अब चिप्स की डिमांड तुम अगर ज्यादा करोगे, चिप्स ज्यादा खाओगे, आजकल के नए बच्चे पैदा हो रहे हैं चिप्स खाए बिना नहीं मानते हैं, तो फिर उत्पादन होगा चिप्स का, उसके लिए आलू की डिमांड होगी। तो किसान क्या करेगा? उस गेहूं को हटाकर आलू का उत्पादन शुरू करेगा। बदला फसल पैटर्न की नहीं बदला? ठीक इसी प्रकार से मांस और डेयरी के लिए पशुओं के लिए चारा। अब लोग नॉनवेज होते जा रहे हैं, उसके लिए मांस का उत्पादन करना पड़ेगा, मांस के लिए जानवरों को पालना पड़ेगा, जानवरों के लिए चारा चाहिए। तो जिस खेत में तुम पहले खाद्यान्न फसल कर रहे थे, अब तुम चाहोगे कि उस खेत में चारा भी हो। तो बदला फसल पैटर्न की नहीं बदला। और यह सब फसल पैटर्न बदलने के पीछे का कारण क्या है? उपभोग में हो रहा परिवर्तन। अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, विपणन में परिवर्तन, यानी कि व्यापार किस प्रकार से फसल पैटर्न को बदल रहा है। खरीद और बिक्री में जो बदलाव होता है उससे उत्पादन पर किस प्रकार से परिवर्तन होगा, उनको भी यहाँ पर देखने की जरूरत है और समझने की आवश्यकता है। देखो यहाँ पे लिखा है, उन फसलों का उत्पादन ज्यादा जिनकी निर्यात क्षमता अधिक होगी। स्वाभाविक है, किसान ऐसे फसलों को ज्यादा उत्पादित करने का प्रयास करेगा जो बाहर विदेशों में अधिक मांग होती है। जैसे एवोकाडो का एक फल होता है, उसकी मांग दुनिया भर में ज्यादा है, तो सब लोग वही उगाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा है
कोल्ड स्टोरेज चेन सिस्टम अच्छा हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है, तो आलू प्रसंस्करण में वृद्धि होगी। और अगर आलू प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वृद्धि होगी तो चिप्स बनेगी, और चिप्स बनेगी तो आलू चाहिए, तो फिर आलू का उत्पादन होगा। अब जिसकी मांग होगी, विपणन होगा, उसी का तो उत्पादन किया जाएगा। जैव ईंधन का बढ़ावा देना। अब सरकार जैव ईंधन का बढ़ावा दे रही है जेट्रोफा इत्यादि पौधों को लगाकर। उसमें लोगों को अगर फायदा दिखाई देगा तो फिर लोग फसल छोड़कर इस प्रकार की फसलों को करना चाहेंगे। तो जो विपणन हो रहा है, जो व्यापार का सिस्टम बदलता जा रहा है कि गाड़ी अब डीजल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगी, और डीजल भी डलेगा तो वो जैविक ईंधन डलेगा, तो उसके लिए उत्पादन होना जरूरी है। यह सब व्यापार से संभव हो पाया है, इसीलिए ये पॉइंट हमें यहाँ याद रखना है। फिर जलवायु प्रतिरोधी फसलों का प्रचार करना, तो ये विपणन का एक तरीका है, और उसकी वजह से फसल परिवर्तन भी होता है कि इस बीज को अगर आप लगाते हो तो यह सूखा प्रतिरोधी है, अगर 15 दिन पानी कम भी बरसता है या लेट बरसता है, फसल नुकसान नहीं होगा, कीट पतंगे इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्वाभाविक है कि लोग अपनी प्रमुख फसल छोड़कर ऐसे बीजों का उत्पादन करना शुरू कर देंगे जो जलवायु के प्रति प्रतिरोधी हो और कम से कम नुकसान हो। फिर है भारत की मूल्य नीति। मूल्य नीति बड़ा डिसाइड कर रही है, खासकर एमएसपी की बात कर रहा हूँ। जिस फसल की एमएसपी ज्यादा होती है, किसान उसी फसल को उगाना चाहता है, और जिस फसल की एमएसपी कम होती है, किसान उसको कम उगाना चाहता है। अब सरकार अगर किसी फसल को ज्यादा एमएसपी देगी, इसका मतलब सरकार चाह रही है कि ये वाली फसल का उत्पादन ज्यादा हो, तो निश्चित तौर पर फसल पैटर्न बदल जाएगा। तो इस लिहाज से जो फसल पैटर्न बदलने के कारण है, उसमें भौतिक और आर्थिक कारण तो है ही है, साथ ही साथ ये दो कार्ड हैं जो एमपीपीएससी ने हमसे पूछे थे, हमने उन्हीं पे डिस्कस किया है। इसका निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से निकलेंगे कि प्रौद्योगिकी एकीकरण, वित्तीय उपकरण, नीति में बदलाव, गुणवत्ता प्रमाणन, उपभोक्ता शिक्षा एवं सामुदायिक बाजारों की सहायता से बाजार संतुलन बनाकर फसल पैटर्न बदलाव के बावजूद किसानों की आजीविका एवं संरक्षण का समर्थन संभव है। भले ही पैटर्न बदल रहा हो, लेकिन फिर भी हम इसमें इस प्रकार का कंक्लूजन लिख सकते हैं जिससे कि एक संतुलन बना रहे। अब अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में कृषि विपणन की मुख्य बाधाओं को लिखिए। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखो, तो सीधा प्रश्न में बाधाएं हमसे पूछा गया है, फिर भी हम इस प्रश्न की भूमिका बनाएंगे और थोड़ा सा कृषि विपणन के बारे में लिखेंगे। अब कृषि विपणन तो आप हमसे पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर 10 से 15 शब्दों में कृषि विपणन को परिभाषित कर देना और सीधे लिख देना कृषि विपणन की बाधाएं, और इस प्रकार का डायग्राम बना देना। क्या क्या बाधाएं हैं? पहला है सहकारी विपणन का अभाव। अगर आप देखोगे जितना भी कृषि चल रहा है वो सहकारिता से चल रहा है। किसी भी कृषि क्षेत्र को उठाकर देख लो, अमूल दूध सहकारिता का अच्छा उदाहरण है, इसी प्रकार से नाफेड सहकारिता का उदाहरण है। अब सहकारिता में क्या होता है, कभी किसानों की बनती है, कभी नहीं बनती है, तो उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है और वो बाधा बनकर सामने आती है। तो यहाँ पे लिखा है किसान अभी उपज एकत्रण करने और वर्गीकरण करने में अपने आप से इच्छुक नहीं दिखते हैं, बड़े ही अनिच्छुक होते हैं, और 2014 के बाद से सहकारी विपणन की गति बहुत मंद हुई है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि कृषि विपणन में कई सारी बाधाएं आ रही हैं। कृषि कानून जो लाए गए थे वो इन्हीं बाधाओं को दूर करने का प्रयास था, पर शायद नहीं कर पाए, क्योंकि सरकार कन्विंस नहीं कर पाई किसानों को कि ये कृषि कानून हमारे लिए अच्छे हैं, है ना। चलिए ये थोड़ा मैं से रिप्लाई कर दूं, है ना। दूसरा है ग्रेडिंग का अभाव। देखो, विपणन माने कोई क्यों खरीदेगा और कोई क्यों बेचेगा, जिसको आवश्यकता है वो बेचेगा, जिसको आवश्यकता है वो खरीदेगा, पर खरीदने वाला तो विकल्प देखेगा ना, अच्छा माल है या नहीं है ये भी देखेगा। तो ग्रेडिंग का अभाव का मतलब है भंडार और गुणवत्ता का मानकीकरण प्रमुख बाधा है। डड़ा लगा देते हैं ये लोग, भंडार करते हैं तो हम ये नहीं दिखाते कि हम अच्छा माल और जो उससे कमजोर है उत्पाद वो कहाँ रख रहे हैं, तो पता नहीं है, सब एक ही भूसे में भर दिए जाते हैं, तो विपणन करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर अगला है स्थानीय बाजार में बिक्री। क्यों करनी पड़ रही है स्थानीय बाजार में बिक्री? तो वहां का जो लोकल का खरीदार होगा वो कम कीमत पे खरीदेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर बेचने का मौका मिले तो जो कीमत चाहो वो मिल सकती है। ऑनलाइन आने का ये फायदा है ना कि जब तक ऑफलाइन में था कम बच्चे थे, ऑनलाइन है तो आज पूरे इंडिया का बच्चा मुझे सुन रहा है, तो मेरा बाजार बढ़ गया ना। चूंकि इन्हें स्थानीय बाजारों में बेचना पड़ता है तो वहां बुनियादी ढांचे इतने मजबूत है ही नहीं, और बुनियादी ढांचे मजबूत नहीं, उसका अभाव है, तो आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। और आपूर्ति श्रृंखला क्या है, उत्पादन से लेकर खरीदार तक, अगर ये प्रभावित हो गई तो फिर विपणन कैसे हो पाएगा, तुम मुझे बता दो। बाधा है या नहीं है? बिल्कुल है। फिर है विक्रय प्रमाणन।
कि जो एमएसपी पर बेचना और बिचौलियों के मध्य दड़ा पद्धति है उसका किसान पूरी तरह शिकार हो जाता है, तो उसका मनोबल गिर जाता है, प्रोत्साहन नहीं मिलता है, फिर वो उत्पादन करना बंद ही कर देता है। समझाया था मैंने क्लास में आप लोगों को। और जागरूकता का अभाव एक बड़ा विपणन के बीच में बाधा दिख रहा है कि बेचने वाले को खरीदने वाले की जानकारी नहीं है, किसान को ये जानकारी नहीं है कि इसके लिए हम किस प्रकार की फीस करें, प्रोसेस करें जिससे कि हमें अच्छी कीमत मिल पाए। तो विपणन तंत्र और डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रति जानकारी का अभाव मांग आपूर्ति के बिंदु को सटीक नहीं कर पाता है या भेद नहीं पाता है। मांग कहीं और हो रही है, आपूर्ति कहीं और हो रही है, तो कभी भी उसका प्राइस मेल कर ही नहीं पाएगा। तो ये प्रमुख बाधाएं हैं। तो 3 बड़े प्रश्न हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इन 3 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया, 1 2 3। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विपणन की परिभाषा 3 नंबर में, कृषि विपणन के घटक 3 नंबर में, कृषि विपणन के उद्देश्य 3 नंबर बोल रहा हूँ 2 नंबर में, कृषि विपणन के तत्व 2 नंबर में, कृषि विपणन की चुनौतियां 2 नंबर में, या 7 नंबर में कर लेंगे चुनौतियां। तो चलिए हम आते हैं अब 2 नंबर पर। प्रश्न पूछा गया है हमसे कि कृषि विपणन को परिभाषित कीजिए। तुम्हें कुछ नहीं करना है, कृषि विपणन को परिभाषित कीजिए, तुम्हें कुछ नहीं करना है। शुक्ला सर, शुक्ला सर, शुक्ला सर, इधर आओ गिरधारी। हेलो, ये बात ये लड़का एक खड़ा है यहीं आसपास कहीं है, उसको बुला लो पता देके। हाँ, तो कृषि विपणन की परिभाषा परिभाषित कीजिए। तो कोल्स और ऊल के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको क्लास में समझाया था, यही उठा के बिल्कुल छाप के चले आना 2 नंबर में। चूंकि मैंने बड़ा बड़ा लिखा है इसलिए शब्द ज्यादा दिख रहे होंगे, आपकी कॉपी में बन जाएगा आराम से 2 नंबर में। कि विपणन कार्यों से तात्पर्य, चाहो तो ये वाली लाइन हटा देना, हटा दो यहां से, तो शब्द कम हो जाएंगे। उन प्रमुख विशिष्ट क्रियाओं को करने से है, या वो प्रमुख विशिष्ट क्रियाएं जो विपणन कार्य, वस्तुओं का विपणन प्रक्रिया की प्रमुख आर्थिक क्रिया हैं, उनको हम कृषि विपणन के नाम से जानते हैं। ये किसने परिभाषा दी है? पोल्स और ऊल ने। जैसी की तैसी परिभाषा हमने छाप दी, आपको भी एग्जाम में छाप के आनी है। अगला प्रश्न, कृषि विपणन के घटक लिखिए। अब देखो, अगर प्रश्न 3 नंबर में आता है, बार बार 3 नंबर बोलता हूं, 2 नंबर में आता है, तो 1 2 और 3, ये 3 घटक लिख देना। और अगर 7 नंबर में प्रश्न आता है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा खींच दिया है, जिससे तुम इन पॉइंटों को पॉइंट आउट करके इस कंटेंट को 7 नंबर में कन्वर्ट कर पाओ। बिल्कुल गधे होगे तो मेरी बात नहीं समझोगे। अगर थोड़ा सा भी मेरी क्लास को फॉलो किया है और मेरी इस क्लास को कंप्लीट किया है तो ये कंटेंट तुमको अब समझ में आ रहा होगा। अगला है कृषि विपणन के उद्देश्य। तो लाभदायक कार्रवाई को बढ़ाना, ब्रांड जागरूकता पैदा करना, मौजूदा ग्राहक को बनाए रखना और नए ग्राहक विकसित करना, ये कृषि विपणन के उद्देश्य हैं, जैसा मैंने क्लास में समझाया था आप लोगों को। कृषि विपणन के तत्व, जिसमें उत्पाद कृषि विपणन का तत्व है। क्या बिना किसी वस्तु उत्पाद के आप उसको बेच पाओगे? नहीं। मूल्य, जो भी उत्पादन कर रहे हो उसका एक मूल्य होता है, उसकी एक कीमत होती है। स्थान, कहाँ पर बेचोगे, कोई स्थान तो होगा, चाहे ऑनलाइन बेचो या ऑफलाइन बेचो। ऑनलाइन बेचोगे तो एप्लीकेशन बताना पड़ेगा। प्रवर्तन यानी प्रचार, जो भी तुम बेचने वाले हो पहले उसके बारे में बताओ कि हम इस सामान को बेच रहे हैं। और लोग, किसको बेचोगे? जितने ज्यादा लोग होंगे तुम्हें उतना फायदा होगा, जितने कम लोग होंगे उतना कम फायदा होगा। अगला है कृषि विपणन की कोई 3 कार्य बताओ। 3 ही कार्य हैं, बेचना, खरीदना और एकत्रित करना। किसी भी विपणन के 3 ही कार्य होते हैं, बेचना, खरीदना और एकत्रित करना। अगला है कृषि विपणन की चुनौतियां लिखिए। तो चुनौतियों में क्या क्या आ जाएगा? पहला, सीमित निवेश है। दूसरा, एकीकृत बाजार का अभाव है। तीसरा, विपणन जागरूकता का अभाव है। चौथा, अपर्याप्त ऋण सुविधा है। अगर ये सुविधा भी है तो असंगठित क्षेत्रों में है, जैसा कि हमने समझा था। अनुचित गोदाम है, यानी यूनिवर्सल कोल्ड स्टोरेज ही है, विशेष स्पेसिफाई स्टोरेज नहीं है। और अगर कोई वेयर हाउस है तो वो उतना सुरक्षित नहीं है, उसमें तो कीड़े ही लग जाते हैं। और ग्रेडिंग और मानकीकरण का अभाव है। हमारे पास जो भी उत्पाद होता है उसको हम एक ही कैटेगरी में शामिल कर लेते हैं, सामान्यतः अलग अलग कैटेगराइज नहीं करते। अब करने लगे हैं, पहले नहीं होता था ऐसा कुछ। आगे, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान पर टिप्पणी कीजिए।
ये अब आ गई हैं संस्थानों की बातें। जैसे अगर हमसे ये प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान पर टिप्पणी कीजिए, तो यही कंटेंट उठा के चले आना कि इसकी स्थापना 8 अगस्त 1988 को हुई थी, मुख्यालय इसका जयपुर में है, कृषि मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है, इसके उद्देश्य हैं कृषि विपणन कर्मियों की जरूरतों को पूरा करना, विशेष प्रशिक्षण देना, अनुसंधान करना और परामर्श। इसका जो अन्य नाम है वो चौधरी चरण सिंह है, शॉर्ट में इसको NIAM के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पर टिप्पणी करो, जिसे बोलते हैं NCDC। यह एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका संवर्धन करना। किस प्रकार की योजना और संवर्धन? उत्पादन कैसे होगा, प्रसंस्करण कैसे होगा, विपणन कैसे होगा, भंडारण कैसे होगा और आयात निर्यात, इनसे संबंधित यह योजनाओं का संवर्धन करता है। किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो सहकारिता मंत्रालय के अधीन यह कार्य करती है। अपेडा पर संक्षिप्त टिप्पणी करो। तो सबसे पहले अपेडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। 13 फरवरी 1986 को इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली, मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। कार्यालय अगर आप देखोगे तो निर्यात जो कर रहे हैं उनका पंजीकरण करना, यानी निर्यातकों का पंजीकरण करना, निर्यात का मशीनीकरण करना, उत्पाद का निरीक्षण करना, ये सब इसके कार्यों के अंतर्गत शामिल होते हैं। ट्राइफेड पर संक्षिप्त टिप्पणी करो। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। 1987 में यह अस्तित्व में आया और इसने 1988 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। मुख्यालय जो इसका है वो नई दिल्ली में है। याद रखना कि यह ट्राइफेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 2002 के द्वारा यह रजिस्टर्ड होती है। इस अधिनियम को 1984 में बनाया गया था, लेकिन यह अधिनियम 2002 में संशोधित हुआ। जनजाति मंत्रालय के अधीन यह आता है और ट्राइफेड का प्रमुख कार्य है जनजाति क्षेत्रों में जो वन उत्पाद हैं या जो गैर वन उत्पाद हैं उनके लिए सहकारी विपणन समन्वय को स्थापित करना। अगला है नाफेड पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है हम लोगों को। इसका फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ। स्थापना 1958 में हुई थी। इसका जो पंजीकरण है वो भी बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के अधीन होता है। मैं फिर से बोल दूं, यह अधिनियम 1984 में बना था लेकिन संशोधन 2002 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह शीर्ष संगठन है विपणन सहकारी समितियों के लिए और इसकी प्रकृति कैसी है? कृषि खरीद एवं विपणन एजेंसी के रूप में कार्य करना। कई सारे उद्देश्य हैं वितरण से संबंधित, कृषि मशीनरी को आदान प्रदान करता है, आयात निर्यात के लिए यह नीतियां बना सकता है, थोक और खुदरा दोनों प्रकार के उत्पाद को दिला सकता है, बीमा एजेंट के रूप में काम करता है और लोन एजेंट के रूप में भी नाफेड के द्वारा काम किया जाता है। ई नाम योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो इस प्रकार का कंटेंट सामने रख के चले आना। ई नाम का है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है ना। प्रारंभ में 14 अप्रैल 2016 में इसको स्टार्ट किया गया। प्लेटफॉर्म और ऑल प्लेटफॉर्म इसके नाम से जाना जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो इसकी प्रकृति है। उद्देश्य है वन नेशन वन मार्केट बनाना और यह किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। अगला है एग मार नेट क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर मार्केट नेटवर्क, हिंदी में से कृषि विपणन सूचना नेटवर्क के नाम से जानते हैं। यह किसान और उपभोक्ता दोनों के लिए बहुत ही मजबूत आधार तैयार करता है। कृषि बाजार जोड़ने वाला डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है बाजार एकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन और बिचौलियों को कम करना। इस प्रकार से हमारे प्रश्न हो गए हैं कंप्लीट। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए लेक्चर के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। बेसिक आप लोगों ने मुझसे समझा है कि आंसर राइटिंग का बेसिक क्या है। चलिए फिर, जय हिंद जय भारत।